वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। और ये है पाकिस्तान दिस वीक का लेटेस्ट एपिसोड। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है उसकी, पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इसके इम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आसिम मुनीर को कौन सी नई पावर मिली है। थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे पाकिस्तान की जुडिशरी के क्या हाल हैं, उनकी जुडिशरी की हिस्ट्री क्या है, थोड़े बहुत डिक्टेटर्स की बात करेंगे। अंत में बात करेंगे कि बेवकूफ़ लोग कैसे फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम तो न्यूज़ चैनल और जर्नलिस्ट का काम है। दोस्त, अगर वो ये काम कर रहे होते तो मुझे क्यों करना पड़ता। आपके न्यूज़ चैनल आपको दिनों दिन बेवकूफ़ बनाने की होड़ में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के खिलाफ ही इतने बिजी रहें। वो आपके दिल में इतना जहर भर देना चाहते हैं एक दूसरे के लिए कि आप किसी और की तरफ देख ही ना सकें, आप अंधे हो जाएं। और जब तक ये जहर आप रियलाइज़ करेंगे तब तक ये जहर आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर चुका होगा। तो इस जहर की थोड़ी बहुत दवाई मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ लोगों को शायद इस बात से भी दिक्कत होगी कि मैं ये एपिसोड बना ही क्यों रहा हूँ। तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर किसी मुल्क को आप अपना दुश्मन मानते हो या प्रोस्पेक्टिव दोस्त मानते हो, उसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है तो आप ना तो दोस्ती निभा पाओगे ना तो दुश्मनी निभा पाओगे। ठीक है, चलिए इधर उधर की बहुत बातें कर ली, अब मुद्दे की बात करते हैं। अरे हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। देखिए, जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, इस बात का वादा है। अगर वादे पे खरा नहीं उतरता हूँ तो 4 गालियाँ दे के निकल जाएगा, है ना। ठीक, सबसे पहले मैं आपकी नज़र इतिहास में हो चुके एक इंसिडेंट की तरफ ले जाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में जो चल रहा है ना वो आखिर क्यों चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के वर्तमान को हम उसके इतिहास के बिना समझ ही नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर मैं आपको पाकिस्तान के इतिहास की थोड़ी बहुत पिक्चर देता रहूंगा। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री हुक्मरान हुए और उनमें से किसी को भी उनके काम के लिए सजा नहीं मिली, उनके गुनाहों के लिए सजा नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर इस्कंदर मिर्जा को विदेश भेज दिया गया। अयूब खान तो रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी जीते रहे। याया खान को कुछ दिनों के लिए नज़रबंद किया गया, बाद में उसे भी आज़ाद कर दिया गया। जियाउल हक तो इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए, तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब बात आती है परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ ने भी शायद यही सोचा था कि उनके पहले के मिलिट्री हुक्मरानों को कोई सज़ा नहीं दी गई, इसीलिए शायद उन्हें भी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। और शुरुआत में ऐसा लगा भी, क्योंकि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो मुशर्रफ को किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं किया गया और इस गवर्नमेंट ने तो पूरे 5 साल पूरे किए। इसके बाद 2013 में नए चुनाव हुए। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई जो अच्छे खासे बहुमत के साथ आई थी। नवाज शरीफ इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहते थे। नवाज शरीफ इस सजा न देने की प्रथा को बदलना चाहते थे। उन्हें 1999 में मुशर्रफ के हाथों हुई अपनी बेइज्जती की भी याद थी और इस बार तो उन्हें अच्छा खासा बहुमत मिला था, इसीलिए जनता की ताकत भी उनके साथ थी। ये सारी चीज़ें सोचकर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कार्रवाई सजा तक भी पहुंची। ये बात अलग है कि उस सजा का कोई मतलब ही नहीं रहा मुशर्रफ की मौत के बाद, पर यह सब मिलिट्री लीडरशिप देख रही थी। मिलिट्री लीडरशिप ने यह तय किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा कि उनका कोई भी जनरल किसी भी तरीके की सजा भुगते। और इसी वजह से आपको 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान में पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आगे जैसे जैसे वीडियो में जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, इस अमेंडमेंट के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा जनरल आसिम मुनीर या फिर कहा जाए सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत सारी पावर्स जो उनको नहीं मिली हैं उसके बारे में है। वहीं दूसरा हिस्सा जुडिशरी की पावर को लिमिटेड करने के बारे में है। आसिम मुनीर के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, पर फिलहाल शुरुआत करते हैं जुडिशरी से। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान के वर्तमान को पाकिस्तान के इतिहास के बिना समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए जुडिशरी को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके इतिहास को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसी चलती हैं। और इसके बारे में आपको जो 2 बातें बताई गई हैं उनमें से एक बात बिल्कुल सही है और दूसरी बात बिल्कुल गलत है। यह जो बात आपको बताई गई है ना कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कभी चलने नहीं दिया गया, ये बात एक्चुअली बिल्कुल सच है। और इसी के साथ आपको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में ना ज़्यादातर मिलिट्री का कब्जा रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है सरकार, ये बात गलत है। पाकिस्तान में आर्मी का नहीं, एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा रहता है।
जिसमें आर्मी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर सिर्फ आर्मी नहीं है। आर्मी के अलावा इसमें वो व्यापारी हैं जो सरकार की नज़दीकियों के कारण पैसा कमाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो क्रोनी कैपिटलिस्ट अपने देश में बहुत सारे हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन है, ठीक है ना। तो उसी टाइप के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट होते हैं वहाँ की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा धार्मिक संगठन के वो नेता हैं, धार्मिक संगठनों के वो नेता हैं जो हमेशा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ और आर्मी जैसे संगठन के पक्ष में नजर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जो इसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ठीक है ना। इसके अलावा पाकिस्तान की जुडिशरी भी इसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रही है। विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब इस्कंदर मिर्जा ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बीच में ही रोक के खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया ना, तब उनका जो राष्ट्रपति बनने का रास्ता था वो जुडिशरी ने ही साफ किया। यही नहीं, उनके बाद जब अयूब खान आए तो उन्हें मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर बैठाने के खिलाफ जो भी अपील की गई थी ना, उनको निरस्त करने का काम भी जुडिशरी ने ही किया। जब जियाउल हक ने लोगों के द्वारा चुने गए जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर खुद को सिंहासन पर बिठा दिया, तब भी जुडिशरी कुछ नहीं बोली। याया खान पे तो बिल्कुल ही नहीं बोली। 1999 में जब जुडिशरी की जरूरत परवेज मुशर्रफ को पड़ी तो जुडिशरी ने लॉ ऑफ नेसेसिटी जैसी बकवास बात करके मुशर्रफ का ही साथ दिया, है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की पावर कम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जुडिशरी तो हमेशा उन्हीं के साथ रही है। तो इसका जवाब है इमरान खान। देखिए, इमरान खान के थोड़े बहुत राज के बाद जुडिशरी का एक हिस्सा उनके प्रति लॉयल हो गया, आर्मी के काम में अड़ंगा डालने लगा, या फिर कहें कि अपना काम एक्चुअल में करने लगा। और अगर जुडिशरी अपना काम करने लगेगी तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए जुडिशरी को उसकी औकात दिखाने के लिए और उसको उसकी जगह बैठाने के लिए ही ये अमेंडमेंट लाया गया है। देखिए, इस अमेंडमेंट के बाद भी वही हुआ जो पहले से होता आया है। 95 से 99% जुडिशरी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ जजेस जिनके पास स्वाभिमान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ और विरोध करके अभी इस्तीफा दे देंगे, पर चीजें वैसी ही चलती रहेंगी जैसी चलती आएंगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या फिर कहें जनरल आसिम मुनीर के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि फील्ड मार्शल जैसी कोई पोस्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं, पर अब उसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट से पहले वो चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ थे, राइट, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ। पर ये जो पोस्ट है ना, अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया है। एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसे चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्स या CDF कहा जाएगा, और इसका टेन्योर जो है ना वो 5 साल का होगा, और इस टेन्योर की शुरुआत 2025 से होगी, जब से ये कानून लागू होगा। यानी कि जनरल आसिम मुनीर अगले 5 साल तक CDF बनकर लीगल तरीके से बैठ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अब 2 मिनट फील्ड मार्शल वाली पोस्ट को भी दे देते हैं। याद है मैंने आपको इतिहास का एक इंसिडेंट सुनाया था शुरुआत में, जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी आर्टिकल 6 के तहत, देशद्रोह का मुकदमा चला था। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो इम्यूनिटी प्राप्त हुआ होता है, और उसके रिटायरमेंट के बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ पर कार्रवाई पॉसिबल थी, क्योंकि वो जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं थे, वो रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ थे। और मैंने कहा था ना, इस इंसिडेंट से आर्मी ने सीखा है। आसिम मुनीर अब जनरल आसिम मुनीर नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। जनरल की तरह फील्ड मार्शल को भी इम्यूनिटी मिलती है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल की तरह फील्ड मार्शल रिटायर नहीं हुआ करते, है ना। फील्ड मार्शल कभी रिटायर ही नहीं होते, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी कभी रिटायर नहीं होती। यानी कि भविष्य में अगर कोई एक्चुअल में सीरियस डेमोक्रेसी भी आती है ना पाकिस्तान में, तो भी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, या फिर कहें तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अब बात कर लेते हैं आसिम मुनीर को जो नई पावर्स मिली है ना, ये तो बात कर लिया हमने फील्ड मार्शल के बारे में, अब जो पावर मिली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इतना तो आपको पहले से ही पता होगा कि वो फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल होने के साथ साथ आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ होने के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, और 2030 तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। और बात यही भी खत्म हो जाती तो ठीक था। इसके अलावा एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसे डेप्यूटी आर्मी चीफ कहा जाएगा। इस पोस्ट पर जो आदमी बैठेगा वो भी आसिम मुनीर के रिकमेंडेशन पर ही बैठेगा। जो कुछ आसिम मुनीर बोलेंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, है ना। पहले प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर होता था ये सब, ठीक है। यानी कि आसिम मुनीर की रिकमेंडेशन पर डिप्टी आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होगा। यानी कि आर्मी चीफ के नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उस पर भी आर्मी
आसिम मुनीर का ही कब्जा रहेगा। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, उनके रिकमेंडेशन पर ही हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड को भी नियुक्त किया जाता है। इसे भी पहले प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर नियुक्त किया जाता था। और मतलब ये जो हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड है ना, इसके अंतर्गत पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर आर्सनल आता है। ठीक है, आपको पता है इन सब चीज़ों से आसिम मुनीर ने क्या हासिल किया है? आसिम मुनीर ने लगभग वो सारी ताकतें हासिल कर ली हैं जो परवेज मुशर्रफ के पास थी, और इसके लिए उनको परवेज मुशर्रफ की तरह अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित नहीं करना पड़ा, कोई कू भी नहीं करना पड़ा, तख्ता पलटी नहीं करना पड़ा, झंझट ही खत्म, सारी पावर भी आ गई और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और तो और ये सारी ताकतें लीगली उन्होंने एक्वायर की हैं, इसलिए कोई भविष्य में भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अब इसी के साथ ना हम ये सब बहुत बातें हो गई, तो 27 अमेंडमेंट से जुड़ी सारी बातें जो है वो खत्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर के बारे में। इसे वॉर ना भी कहा जाए ना, तो प्रॉक्सी वॉर तो फिर भी कहा ही जा सकता है। हाल ही के दिनों में एक अटैक इस्लामाबाद में हुआ जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। पाकिस्तान सालों से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता रहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। न सिर्फ तालिबान ने इस रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया। यही नहीं, आप लोगों को शायद आपका मीडिया बताता नहीं है, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि आखिर जब पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रांतों में आखिर तालिबान ने क्यों शरण ले रखी थी बरसों तक, जब अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगभग 20 साल। इस सवाल का जवाब बहुत ईजी है। सवाल का जवाब यह है कि तालिबान या फिर अफगानिस्तान का कोई भी गुट करंट पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को मानता ही नहीं है। कोई भी नहीं मानता, तालिबानी भी नहीं मानते हैं, और उसके विरोध में जो है ना लोग, वो भी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि पेशावर तक पाकिस्तान का अफगानिस्तान का हक बनता है। खैर, फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसमें ये जो प्रॉक्सी वार है वो अपने अगले स्टेज में जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां ट्रेड या व्यापार का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सारे ट्रेड रूट बंद करने की धमकी दी है, और ये धमकी सीरियस भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ज़्यादातर व्यापार है ना वो अफगानिस्तान का जो ज़्यादातर व्यापार है वो पाकिस्तान होते हुए ही जाता है। पाकिस्तान ने इससे अफगानिस्तान नहीं, फिर तालिबान ने इसके जवाब में कहा है कि वो सेंट्रल एशिया से अपना व्यापार बढ़ाएंगे, और तो और उन्हें उम्मीद है कि भारत और ईरान के बीच में जो चाबहार वाला समझौता है उसके तहत चाबहार पोर्ट जल्दी ही बन के खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वे भारत से चीज़ों का आयात चाबहार के रास्ते कर पाएंगे। यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान से व्यापार कम करना चाहता है और भारत से व्यापार बढ़ाना चाहता है। और इसमें सबसे बड़ा नंगा असल में पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका है, जिसने भारत और ईरान के समझौते के तहत बनने वाले चाबहार पोर्ट पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे आज भी भारत में कई लोग हैं जो अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा दोस्त है तो दुश्मन की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब एंड में बात कर लेते हैं अंकल लोगों की। अंत में आते हैं हम और बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंकलों के दिमाग में और ज़्यादातर युवा पीढ़ी के दिमाग में कैसी गंदगी भरी जा रही है, और कैसे फॉरेन पॉलिसी उन्हें बेवकूफ़ों की तरह समझाई जा रही है, और वो बेवकूफ़ों की तरह इसे समझ भी रहे हैं। ठीक है ना, अगर बुरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सच है ये। देखिए, उन्हें समझाया जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं आपस में, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि अभी आज से सिर्फ 15 दिन पहले अफगानिस्तान के टैंक और पाकिस्तान के टैंक एक दूसरे के सामने खड़े थे, और लगभग दोनों देश एक दूसरे से वॉर में जाने वाले थे। ऐसी ही बेवकूफ़ी वाली हरकत ईरान के रिश्तों में भी की जाती है। उन्हें लगता है कि ईरान एक मुस्लिम देश है, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान पाकिस्तान का साथ देगा। वो ये भूल जाते हैं कि आज से सिर्फ 1 साल पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। भाई लोग, ये दोस्ती वाली हरकतें नहीं है ये। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी एक्चुअल में कैसे काम करती है। आप चाहें तो लिख लीजिए। फॉरेन पॉलिसी में देशों के इंटरेस्ट होते हैं, देशों के हित होते हैं, उनका धर्म नहीं होता है। ठीक है, हर देश अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करता है। उसके तहत उसका एक उदाहरण मैं देते, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के हित में भारत से व्यापार करके अगर अफगानिस्तान के हित सुरक्षित होते हैं तो वो भारत से व्यापार करेगा, और जब वो भारत से व्यापार करेगा तो भारत का धर्म नहीं देखेगा। जब वो पाकिस्तान से युद्ध करेगा तो पाकिस्तान का धर्म नहीं देखेगा, क्योंकि उसे अपने देश के हित देखने हैं। आखिर उसके देश का फायदा किस में है, उसे ये देखना है। ठीक वैसे ही अमेरिका के दबाव में आने से पहले तक ईरान और भारत के रिश्ते असल में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, और शायद आज भी भारत और ईरान के रिश्ते पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों से बेहतर है। इसीलिए मेरा आपसे ना एक रिक्वेस्ट है कि ये जो धर्म का चश्मा है ना, इसे उतार दीजिए। ये जो रीजनलिज्म का चश्मा है ना आपके दिमाग में, उसे भी उतार दीजिए। ये जो थोड़ा बहुत कलर वाला चश्मा आता है ना आपके दिमाग में, उसे भी उतार दीजिए। दुनिया भर के सारे चश्मे उतार के फेंक दो यार।
तभी तुम्हें दुनिया की असली तस्वीर दिखाई देगी। उसे देखने के बाद अब आप वर्तमान परिस्थितियों का सही अंदाजा लगा पाएंगे और उसी के अनुसार सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप भारत के उन 0.1% जनसंख्या का हिस्सा बन जाएंगे जिसने अपने सोचने समझने की क्षमता अभी भी खोई नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल है। नहीं तो व्हाट्सएप में लगे रहिए, दूसरों के खिलाफ पिए गए जहर से अपने भविष्य के अंधेरेपन को और गहरा कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। याद रखें, नॉलेज एकलौती ऐसी चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।